मित्रों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। हमने पढ़ा चैप्टर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। हम यहां दो बातें करने वाले हैं, जल अवशोषण और रसारोहण की। तो मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जल अवशोषण की क्रिया विधि। हमने दो भाग पढ़े थे, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। आज हम बात करने वाले हैं पादपों में जल का मार्ग। pathway of water in plants। हम बात यहां करेंगे पादपों में जल के मार्ग की। इससे पहले मैं आपको देखिए मित्रों, आज के बाद जितने भी वीडियो आप देखें लास्ट में अंत तक देखें, स्टार्ट से अंत तक। अंत में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे जाकर आप क्लिक करें, जिससे आपको एक क्विज मिलेगी वीडियो से संबंधित। जो आपने वीडियो देखा उससे संबंधित एक क्विज मिलेगी। उस क्विज के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर आप दे रहे, जिससे आपको जानकारी हो पाएगी कि कितने विद्यार्थी वीडियो देखते हैं और आपने इस वीडियो से कितना सीखा, कितने आंसर आपने सही किए। आप उसमें अपनी पूर्ण तैयारी कर सकते हैं और अंत में ये भी देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मित्रों, आज के बाद जितने भी वीडियो देखें, आप पूरे वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो। उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन, उनको अवश्य करें। वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं यहां पे पादपों में जल के मार्ग की। हमने ये तो पढ़ा है पहले कि पादपों में जल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? मूल रोमों से होता है। पढ़ा है हमने कि पादपों में जल अवशोषण करने वाला भाग जो है जड़ का, कौन सा भाग जल का अवशोषण सर्वाधिक जल अवशोषण करता है? तो वो कौन सा करता है? मूल रोम। तो पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम से होने के बाद जड़ के अंदर जाइलम तक, बात यहां की बात कर रहा हूं मैं। देखो, पादपों में मूल रोमों में जल प्रवेश करने के बाद जड़ के अंदर जाइलम तक, किसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं? जड़ के अंदर। मूल रोम से किसमें पहुंचता है? जड़ में। तो जड़ के अंदर कहां पहुंचता है? जाइलम में। और जाइलम क्या करता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम एक प्रकार का क्या है? सेवन उत्तक है। और ये जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को कहां पहुंचाने का काम करता है? पादप के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम, वायवीय भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो मित्रों, यहां मैं बात दो करने वाला हूं कि मूल रोमों से प्रवेश करने वाला जल जड़ के अंदर जाइलम में, ये ध्यान से सुनना, जाइलम में या जाइलम के अंदर निम्न 3 मार्गों से प्रवेश करता है। कितने मार्गों से प्रवेश करता है? 3 मार्गों से प्रवेश करता है। एक बात और सुनना, देखो, मूल रोमों से जाइलम में प्रवेश 3 मार्गों की सहायता से प्रवेश करता है। वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ। लेकिन देखिए, जल का मूल रोम से जाइलम तक का जो प्रवाह है, कहां से? मूल रोम से जाइलम तक का, मूल रोम से
जाइलम तक का प्रवाह है। किसका? जल का। याद रखना, जल का मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह कहलाता है पार्श्वीय प्रवाह। क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह। अपने को ये चीजें याद रखनी है कि जड़ों द्वारा यानी मूल रोमों द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, और मूल रोमों से जाइलम तक पहुंचने के लिए कितने मार्गों द्वारा पहुंचता है मूल रोम से जाइलम तक? 3 मार्गों से। कौन कौन से हैं वो 3 मार्ग? देखो, एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट, और तीसरा है रसधानीय। कितने पथ है? 3 पथ है। 3 पथों द्वारा पहुंचता है, और जल का मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह कहलाता है पार्श्वीय प्रवाह। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि पादपों में जल के मार्ग को समझाइए। कई बार ये पूछा जाता है कि पार्श्वीय प्रवाह किसे कहता है? पार्श्वीय प्रवाह कितने प्रकार से होता है? कि 3 प्रकार से होता है। ठीक है ना? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह है, जल का जो प्रवाह होता है वो कहलाता है पार्श्वीय प्रवाह। और पार्श्वीय प्रवाह कितनी प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। देखो, इनको अब बात करते हैं अपन इनकी तीनों की। इनको समझने से पहले मैं एक बार आपको डायग्राम समझा देता हूं। डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं ये पथ। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो मित्रों देखिए, ये मित्रों अपन बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये है इसका डायग्राम। देखिए, इसको अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये एक कोशिका है। ये जो है इसको कहेंगे रिक्तिका। ये भी रिक्तिका, ये भी रिक्तिका। रिक्तिका की जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है रिक्तिका के चारों, वो क्या कहलाती है? हमने पहले पढ़ा था, बोलिए क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। ठीक है। ये जो है, ये बाहर की जो होती है इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति, चाहे कोशिका भित्ति। इसके अंदर में कोशिका भित्ति या इसको कहेंगे अपन कोशिका झिल्ली। यह है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट के बीच ये जो भरा हुआ है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य।
क्या है? कोशिका द्रव्य। और मित्रों ये जो है इन दोनों के बीच में ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। या इस प्लाज्मोडेस्माटा को बोलता है जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु। ठीक है। ये टोनोप्लास्ट, देखो ये तो है विक्तिका की भित्ति क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। ये इसकी भित्ति है, कोशिका भित्ति कहेंगे। अब अपन बात करते हैं इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये जो भाग है ये कहलाता है जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा। अब अपन बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि मूल रोमों से जल जाइलम तक पहुंचता है। जाइलम तक का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। और पार्श्वीय प्रवाह कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो फर्स्ट बताइए आप, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट अभी पढ़ा आपने एपोप्लास्ट। कौन सा है मित्रों? एपोप्लास्ट। तो देखिए एपोप्लास्ट होता क्या है? एपोप्लास्ट किसे कहेंगे अपन यहां कि पादपों में जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति। याद रखना, निर्जीव कोशिका भित्ति। पादपों में जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है। फिर से सुनना, पादपों में जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। देखिए जब जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति, अपन कोशिका झिल्ली की बात नहीं कर रहे, यहां किसकी बात कर रहे हैं? निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित, 2 कोशिकाओं के बीच क्या होता है? अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। तो ये देखो, ये जो जल का प्रवाह है ये कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति और इन दोनों के बीच में ये जो है अंतर कोशिकीय अवकाश, इनके बीच ही होता है। यानी अपन ये कहेंगे कि इसमें जल का प्रवाह कैसे हुआ? इस प्रकार हुआ। केवल निर्जीव कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति में चलेगा से, और कोशिका भित्ति से फिर इस अंतर कोशिका अवकाश से होता हुआ फिर आगे, फिर इस अंतर कोशिका अवकाश से होता हुआ फिर आगे, फिर इस अंतर कोशिका अवकाश से होता हुआ फिर आगे चलता है। तो इस प्रकार के जल प्रवाह को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के मार्ग को क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट। या इस एपोप्लास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? अपलवक। याद रखना, इस एपोप्लास्ट को क्या कहते हैं? अपलवक। जब जल का प्रवाह है, दोबारा सुनना, जब पादपों में जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति, कौन सी भित्ति? निर्जीव कोशिका भित्ति व अंतर कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है। तो जल के इस प्रवाह को क्या कहेंगे? जल के इस मार्ग को क्या कहेंगे? बोलिए, एपोप्लास्ट। कोई प्रॉब्लम? देखिए नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं कि पादपों की जड़ों पर पाए जाने वाली अंतःत्वचा की कोशिका भित्तियों में इसमें क्या होता है? कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली जो अंतःत्वचा होती है, अंदर वाली जो त्वचा होती है, जिसको क्या कहेंगे अपन? अंतःत्वचा। अंतःत्वचा में कैस्पेरियन पट्टिकाएं जमा हो जाती है। कैसी पट्टिकाएं? कैस्पेरियन। ध्यान से सुनना, जड़ों की जो अंतःत्वचा है उसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं जमा हो जाती हैं, जिसके कारण अंतःत्वचा जो है जल के लिए क्या हो जाती है? अपारगम्य। क्या हो जाती है मित्रों?
अपारगम्य हो जाती है, यानी जल इसमें प्रविष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं में किसका जमाव हो जाता है, सुबेरिन का। और इस सुबेरिन के जमाव के कारण ये जो अंतस्त्वचा है वो जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। अतः इस विधि से अपन ये कहें अंतस्त्वचा से इस विधि द्वारा जल का प्रवाह नहीं हो सकता। बताओ अंतस्त्वचा द्वारा जल का प्रवाह होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। और अपन ये कह सकते हैं इसमें कि अंतस्त्वचा की कोशिकाओं से जल का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इनकी कलाओं द्वारा संपन्न होता है, कोशिका झिल्लियों द्वारा संपन्न होता है। तो इसको कहेंगे, इस मार्ग को कहेंगे अपन पारकला परिपथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पारकला परिपथ। क्या कहेंगे इसको, पारकला परिपथ। ठीक है मित्रों। तो हमने इसमें देखिए अभी हमने पढ़ा एपोप्लास्ट पथ। किसे कहते हैं एपोप्लास्ट पथ, पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति तथा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। तो जल के इस प्रवाह को या जल के इस मार्ग को क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट या अपलवक कहते हैं। और जल का यह प्रवाह जो होता है वो अनियंत्रित विसरण द्वारा होता है, ये याद रखना। कैसा होता है, अनियंत्रित व विसरण द्वारा होता है। हमने विसरण पढ़ा ही था, अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर। अनियंत्रित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहां होता है, निर्जीव कोशिका भित्ति व अंतर कोशिकीय अवकाशों के बीच। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जल। कौन सा मार्ग है ये, एपोप्लास्ट मार्ग है। नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं। देखिए जड़ों की जो अंतस्त्वचा होती है, कौन सी त्वचा, अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा में क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं क्या पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं में किसका जमाव हो जाता है, सुबेरिन का। और इस सुबेरिन के जमाव के कारण ये क्या हो जाती है, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। ठीक है। यानी ये अपन ये कहेंगे कि इस विधि द्वारा अंतस्त्वचा द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं और इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं में क्या जमा हो जाता है, सुबेरिन। और ये सुबेरिन क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य, इसलिए अंतस्त्वचा मार्ग का कार्य नहीं करती है। अंतस्त्वचा द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। जबकि देखो ये जरूर याद रखना, अंतस्त्वचाओं की कोशिका से जल का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इनकी कोशिका झिल्लियों द्वारा जल का प्रवाह होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पारकला परिपथ भी कहते हैं। 3 नाम मैंने बताए आपको, पारकला परिपथ कह दो, एपोप्लास्ट कह दो, अपलवक कह दो। ठीक है, एक ही है, कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, नंबर 2। बोलिए दूसरा कौन था, एपोप्लास्ट के बाद में दूसरा मार्ग कौन सा था, एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट। तो अब अपना बात करते हैं यहां पे सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट परिपथ की बात करें हम, देखिए सेकंड नंबर पे आता है अपन सिम्प्लास्ट। कौन सा परिपथ है, सिम्प्लास्ट। दूसरा 2 नंबर की बात करें, सिम्प्लास्ट पथ। देखिए मित्रों, जब जल का प्रवाह है, ये तो कौन सा था अभी पढ़ा लो, ये तो था एपोप्लास्ट। अब मैं बात कर रहा हूं सिम्प्लास्ट। जब जल का प्रवाह है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य तंतु। जब जल का प्रवाह है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, जीव द्रव्य तंतु।
अर्थात जीव द्रव्य से, प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए होता है। देखो दो ही चीज याद रखने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य, किससे? जीव द्रव्य से। देखो दो चीजें पढ़ी अपने, एक तो प्लाज्मोडेस्माटा, ये तो है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको कहेंगे। कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य, ये तो है इसका जीव द्रव्य, ठीक है। और ये देखो ये यहां से जाएगी यहां, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं इसमें जल का प्रवाह किधर होता है? इधर से होता है। ये तो है इसमें भाई, ये तो वो अंतर कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा और जीव द्रव्य के मध्य से ही होता है। जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए होता है, तो इस प्रकार के मार्ग को क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट कहेंगे। याद रखना इसको, इस प्रकार के मार्ग को क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। बोलिए सिम्प्लास्ट किसे कहते हैं? कि जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा, ये है प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए होता है, तो इस प्रकार के मार्ग को कहेंगे सिम्प्लास्ट। और इस प्रकार का जो प्रवाह है वो होता है प्रासरण द्वारा, और इसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसे सजीव पथ भी कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये प्रासरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रासरण द्वारा। और इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो प्रवाह है ये प्रासरण द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसको सजीव पथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सजीव पथ? तो मित्रों अभी हमने पढ़ा है कि इसमें जल का प्रवाह है किधर से होता है? जीव द्रव्य से होता है, और जीव द्रव्य कोशिका का सजीव भाग होता है। इस जीव द्रव्य के कारण हमने पढ़ा था पहले, हक्सले ने बताया था कि कोशिका का जीवित पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? जीव द्रव्य ही होता है। निर्जीव कोशिकाओं में नहीं होता है। किसमें होता है? सजीव कोशिका की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये अपन ने दो पथ पढ़े, एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं, थर्ड जो पथ है वो आता है रसधानीय पथ। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन थर्ड की बात करने वाले हैं यहां पे। बताइए कौन सा है थर्ड? थर्ड आता है रसधानीय पथ। रसधानी नाम से समझ में आ गया होगा आपको। रसधानीय पथ की बात कर रहा हूं मैं यहां। किसकी बात कर रहा हूं मित्रों? रसधानीय पथ। देखो इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है? जीव द्रव्य कला के द्वारा। देखो अभी जो हमने पढ़ा वो कैसे चलता है? इस प्रकार जीव द्रव्य से होते हुए, ठीक है। अब अपन थर्ड की जो बात कर रहे हैं रसधानीय पथ की, इसमें क्या होता है कि जब जल का प्रवाह, इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। ये याद रखना, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जीव द्रव्य कला द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। कहां है प्लाज्मोडेस्माटा? ये है बीच में, तो यहां से नहीं प्रविष्ट होता, ठीक है। होता जीव द्रव्य कला से ही है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं होता। और इसके बाद
टोनोप्लास्ट व रसधानी में जल गुजरता है, ये याद रखने की है, ठीक है ना। टोनोप्लास्ट व रसधानी में जल गुजरता है। रसधानी कौन सी, रिक्तिका की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टोनोप्लास्ट ये देखो ऐसे प्रविष्ट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं होता, इधर से नहीं होता, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये इस प्रकार चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मार्ग आया वो कौन सा होगा, रसधानीय पथ। दोबारा से सुनो मित्रों कि इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा। और इसके बाद जल जीव द्रव्य कला में प्रवेश करने के बाद टोनोप्लास्ट व रसधानी से गुजरता है, और यह भी प्रासरण द्वारा ही होता है। किसके द्वारा, प्रासरण द्वारा ही संपन्न होता है। और इसमें भी किसकी आवश्यकता होती है मित्रों, याद रखना, इसमें भी ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। तो हमने 3 पथ पढ़े, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रसधानीय पथ। फिर से एक बार मैं इनका सार बता देता हूं आपको। देखिए एपोप्लास्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में जल का प्रवाह है, कहां होता है, निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा सिम्प्लास्ट। देखो सिम्प्लास्ट में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल किसके माध्यम से प्रविष्ट होता है, जीव द्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। थर्ड जो हमने पढ़ा रसधानीय पथ, इसमें इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला से प्रवेश करके टोनोप्लास्ट व रसधानी से प्रवाहित होता है। याद रखना, इस रसधानीय पथ और सिम्प्लास्ट और रसधानी, इन दोनों में प्रासरण द्वारा जल का प्रवाह होता है, और दोनों में ही किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने एक चीज और पढ़ी थी ध्यान हो तो, कि सिम्प्लास्ट को सजीव पथ कहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जल का प्रवाह किधर से होता है, जीव द्रव्य से होते हुए होता है। तो मित्रों आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, कि पादपों में जल का मार्ग हमने पढ़ा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाके उस क्विज का क्वेश्चन आप जरूर देखें और उनके आंसर देने का प्रयास करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।